नमस्कार, मैं राजेश उठार और आज की वैदिक गणित क्लास में आपका स्वागत है। और ये सवाल तीसरा है प्रश्नावली 5 में से कि ध्वजांक विधि का प्रयोग करते हुए 3287 में 28 का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को किस प्रकार करेंगे? ये सवाल आपके प्रश्नावली 5 का तीसरे सवाल में पहला सवाल है, इसको हम करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम करने से पहले हमें 3 खंड बनाने पड़ते हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड तथा तृतीय खंड। ये आपको सारणी पहले से बनाई हुई आती है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किस प्रकार इस सारणी को भरा जाता है। यहाँ पे ध्वजांक तथा यहाँ पे मुख्यांक लिखा जाता है, जबकि जो आपके पास भागफल और शेषफल आएगा उसको यहाँ पर निरूपित किया जाता है। तो चलिए इस सारणी को भरते हैं। किस प्रकार भरेंगे? यहाँ पर आपको ध्वजांक लिखना है और यहाँ पे आपको मुख्यांक लिखना है। तो ध्वजांक में इसका जो इकाई अंक होगा 1, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो मुख्यांक में होगा वो यहाँ पे दाहिने अंक आएगा 2। तो इस प्रकार ध्वजांक में 1 और मुख्यांक में 2 भरा जाता है। जबकि आपके पास मध्य खंड में 3, 9 और 8 लिखा जाएगा, जबकि तृतीय वाले खंड में 7 लिखा जाएगा। आपके तृतीय वाले खंड में केवल एक ही डिजिट लिखी गई है, क्योंकि आपके जो ध्वजांक है उसमें भी केवल एक ही डिजिट है। अब इस सवाल को हम आगे हल करेंगे तथा जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे निरूपित करेंगे, जबकि शेषफल को हम यहाँ पे निरूपित करेंगे। तो किस प्रकार सवाल को करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। हमें सर्वप्रथम भाज्य 3 में मुख्यांक 2 का भाग लेना है तथा जो भागफल और शेषफल आता है उसको इस संख्याओं में लिखना है। तो किस प्रकार हम लिखेंगे? तो पहला पॉइंट आएगा कि भाज्य 3 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर भागफल 1 व शेषफल 1 प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होता है? देखिए, आपके पास भाज्य 3 है, इसमें 2 का भाग देना कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और यहाँ पे 3 में से 2 के 1 आया, तो आपके पास जो भागफल आया है वो भागफल आपके पास 1 आया है, तो भागफल को हम यहाँ पे लिखेंगे। जबकि जो शेषफल 1 आया है उसको जिस संख्या से भाग दिया है उसके पीछे वाली संख्या के आगे लिख लेंगे, जिसके कारण आपके पास जो नया भाज्य आएगा वो आपके पास 19 प्राप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नया भाज्य बराबर कितना प्राप्त हुआ? 19। जो आपके पास नया भाज्य आया है उसका यूज हम संशोधित भाज्य ज्ञात करने में करेंगे। तो अब हम ज्ञात करेंगे संशोधित भाज्य। तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? जो आपके पास नया भाज्य होता है उसमें से माइनस करते हैं जो आपके पास ध्वजांक इंटू भागफल दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो -8 इंटू 1 कर देंगे, तो आपके पास 19 में से 8 गए तो आपके पास जो 11 आया है, तो आपके पास 19 में से 8 जाएंगे तो जो आपके पास 11 आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? संशोधित भाज्य प्राप्त होगा। अब हमें जो संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ है उसको वापस उसी प्रकार लिखेंगे कि भाज्य 11 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर हमें भागफल तथा शेषफल ये प्राप्त होता है। किस प्रकार करेंगे? देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट में कि भाज्य 11 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर जो आपके पास भागफल आएगा वो कितना आएगा? देखते हैं। तो 11 में 2 का दोगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस कारण जो आपके पास भागफल आया है वो आपके पास कितना आया है? 5 आया है। जबकि जो आपके पास शेषफल आया है वो आपके पास 1 आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो भागफल आया है वो यहाँ पे हमें लिखना है, जबकि जो शेषफल आया है उसको जिस संख्या से भाग दिया उसके पीछे वाली संख्या आगे लिख लेंगे। इसलिए आपके पास जो नया भाज्य होगा वो आपके पास 18 होगा। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे संशोधित भाज्य। संशोधित
भाज्य। तो संशोधित भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो आपके पास नया भाज्य होता है उसमें से माइनस किया जाता है भागफल इंटू ध्वजांक। तो 8 इंटू 5 किया जाएगा। तो 18 में से जब 40 जाएंगे तो आपके पास कैसा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। देख लीजिए आपके पास 18 धनात्मक है जबकि 40 आपके पास क्या है, ऋणात्मक है। इसलिए आपके पास जो परिणाम आएगा वो भी क्या आएगा, ऋणात्मक परिणाम आएगा। तो हम ऋणात्मक परिणाम में तो किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो आपके पास भागफल है 5 उसकी जगह हम भागफल 4 यूज करेंगे। किस प्रकार करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो भाज्य ऋणात्मक प्राप्त होता है, अतः जो आपके पास भागफल है, अतः भागफल 4 लेने पर, यदि आप भागफल की जगह 4 लिखोगे यहाँ पे और यदि भागफल 4 लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 11 में 2 का देना था तो कितनी बार गया, भाज्य 4 लिया आपने तो 1 हो गया, पीछे कितना बचा 3। तो जो शेषफल आया है आपके इसके द्वारा, तो शेषफल आ जाएगा 3। हमने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आपके जो नंबर आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा था, तो नेगेटिव संख्या में तो हम किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमने जो भाज्य 5 लिया था उसकी जगह हम भाज्य क्या लेंगे, 4 लेंगे, पीछे की तरफ भाज्य को बढ़ा देंगे, जिसके कारण आपके पास जो शेषफल आएगा वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये को काट के यहाँ पे 3 लिख लेंगे, इस कारण आपके पास जो नया भाज्य बना वो बड़ा 38। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो नया भाज्य आया है वो नया भाज्य है आपके पास में 38। अब हम यहाँ पे वापस संशोधित भाज्य क्या करेंगे, तो किस प्रकार लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम संशोधित भाज्य बराबर क्या था, आपके पास में नया भाज्य 38 था, उसमें से माइनस करना था क्या, आपके पास ध्रुजा कितना है 8 और भागफल कितना है 4। तो 8 into 4 यानी कि 38 minus 32 इक्वल टू आपके पास कितना आया 6। तो आपके पास जो नया भाज्य आया है वो आपके पास 6 प्राप्त हुआ है। अब हम आगे किस प्रकार सवाल को हल करेंगे देखते हैं। तो अब हम आगे लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है आपके पास, तो हम आगे भी लिखेंगे कि भाज्य 6 में मुख्यांक 2 का भाग देने पर, हमने यहाँ पे लिखा है कि भाज्य 6 में जो भाज्य 6 प्राप्त आया है उसमें मुख्यांक 2 का भाग देने पर भागफल 3 व शेषफल 0 प्राप्त होता है। किस प्रकार देखते हैं, 6 है उसमें यदि 2 का दोगे तो 3 बार जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आपके पास जो भागफल प्राप्त हुआ वो 3 और शेषफल कितना हुआ है 0 प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भागफल आया है आपके पास 3, उस भागफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया 3 और जो आपके पास शेषफल 0 आया है उस शेषफल को हम जिस संख्या से भाग दिया उसके पीछे वाली संख्या के ऊपर लिख लेंगे। अब इस संख्या का वापस हम संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, जो संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है, जो आपके पास नया भाज्य आया है 7 उसमें से माइनस करना पड़ेगा कौन सा, भागफल इंटू ध्वजांक यानी कि 8 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 24। अब यहाँ पे भी देख लो आपके पास कौन सी नंबर आएगी, नेगेटिव नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉजिटिव संख्या छोटी है जबकि नेगेटिव संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पे भी आपके नेगेटिव नंबर आया। तो ये का ये कंसेप्ट आपको वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि संख्या ऋणात्मक प्राप्त
होते हैं। अतः जो आपके पास भागफल है 2 लेने पर, हमें भागफल क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो यदि हम भागफल 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 2। तो जो आपके पास शेषफल होगा वो शेषफल आपके पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास भागफल था वो 3 की जगह हमने क्या ले लिया है, 2 ले लिया है। जबकि जो शेषफल आया है उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपके पास नया भाज्य बना है वो बना है 27। तो अब इस 27 में क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि संशोधित भाज्य। तो अब हम यहाँ पे संशोधित भाज्य के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास 27 जो नया भाज्य है उसमें से 2000 into जो आपके पास भागफल है 8 into 2 यानी कि 27 माइनस 16 करोगे तो आपके पास जो 11 आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो आपके पास 11 प्राप्त हुआ है। इस सवाल में कुछ जगह आपको मुझे पता है समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक की जगह आपको कुछ अलग भाज्य लेना पड़ेगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो आपके पास भागफल प्राप्त हुआ है 142, यहाँ पे लिखेंगे 142 आपके पास भागफल प्राप्त हुआ, जबकि जो शेषफल है वो आपके पास 11 आया। तो इस प्रकार हम ध्रुवजांक विधि के द्वारा आपके जो प्रश्नावली 5 का तीसरा सवाल था उसका पहला सवाल हमने आज हल किया। तो इस प्रकार आप विस्तार से हल करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। आगे और भी सवाल करेंगे जिससे आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तथा आप आसानी से समझ भी पाओगे। तीसरे सवाल का तीसरा सवाल है, इसको करते हैं। तो ये कह रहा है कि 7300 सिंधु में 82 का भाग देने पर भागफल और शेषफल आपके पास क्या प्राप्त होगा, इसे ज्ञात कीजिए। यह आपके प्रश्न वाली 5 का तीसरा सवाल है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम खंड और यहाँ पे लिखा जाएगा मध्य खंड, जबकि यहाँ पर आएगा आपके पास से तृतीय खंड। इस प्रकार इन 3 खंडों वाली सारणी को तैयार किया जाता है तथा यहाँ पर आपके ध्रुवजांक लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे आपके मुख्यार्थ आएगा। हमें पता है कि जो मध्य खंड होता है उसमें यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, जबकि तृतीय खंड में यहाँ पे शेषफल लिखा जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में भागफल और यहाँ पे आएगा शेषफल। तो इस प्रकार इस सारणी को तैयार किया जाता है कि प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, जबकि ध्रुवजांक और मुख्यार्थ और भागफल और शेषफल। अब हमें इसमें संशोधित भाज्य का भी सूत्र ध्यान में रखना चाहिए। संशोधित भाज्य का सूत्र होता है जब जो आपके पास नया भाज्य प्राप्त होता है उसमें से ध्रुवजांक और भागफल का गुणा करके उसमें से माइनस किया जाता है, तो आपके पास संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। तो अब हम इस सारणी को भरते हैं। तो आपके पास जो ध्रुवजांक है उस ध्रुवजांक में जो भाज्य है उसका इकाई अंक आएगा 2 और जो मुख्यांक है मुख्यांक में इसका दहाई अंक 8 आ जाएगा। इस प्रकार ध्रुवजांक में 2 तथा मुख्यांक में 8 उपस्थित होता है। यहाँ पे मध्य वाले खंड में आपके पास 7, 3 और 9, जबकि तृतीय वाले खंड में आपके पास 6 उपस्थित होगा, क्योंकि आपके पास जो ध्रुवजांक है वो आपके पास एक ही डिजिट है, इसलिए तृतीय खंड में भी आपके पास एक ही डिजिट होगी। अब हम आगे हम क्या करेंगे कि आपके पास जो 7 है वो कम है 8 से, इसलिए हमें यहाँ पे केयर लगाना पड़ेगा। हमें पता है कि जो 73 है इसमें हम मुख्यांक 8 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाज्य 73 में मुख्यांक 8 का भाग
भागफल, यदि हम 73 में 8 का ले तो 9 बार जाता है और 72 आता है, शेषफल 1 बचता है। तो आपके पास जो भागफल होगा वो भागफल आपके पास 9 व शेषफल 1 होता है। जो आपके पास भागफल होता है उस भागफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जबकि जो शेषफल होगा वो जिस संख्या से भागी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आपके पास जो नया भाज्य उपस्थित होगा वो आपके पास 19 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नया भाज्य बराबर 19 प्राप्त होता है। आपके पास अब नया भाज्य 19 प्राप्त हुआ है। अब हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना होगा। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आएगा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी आपके पास नया भाज्य होता है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है नया भाज्य माइनस इंटू भागफल। यहाँ पे आपके पास नया भाज्य कौन सा है? 19 है। तो नया भाज्य यहाँ पे लिखेंगे 19, और जो आपके पास ध्वजांक है, ध्वजांक आपके पास 2 है, इंटू जो आपके पास भागफल प्राप्त हुआ है वो आपके पास 9 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आएगा 19 माइनस 18 बराबर 1। जो 1 आया है वो आपके पास संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि संशोधित भाज्य 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ तक हमने सीख लिया। अब आगे इसी स्टेप को बार बार वापस रिपीट करेंगे। तो किस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे? सेकंड वाले में यहाँ पे हमारे पास जो भाज्य आया है वो आया है 1। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाज्य 1 में मुख्याङ्क आपके पास क्या है? 8 है। तो मुख्याङ्क 8 का भाग देने पर भागफल 0 व शेषफल 1 प्राप्त होता है। किस प्रकार किया है? ये कह रहा है कि आपके पास जो 1 है उसमें जब 8 का दोगे यानी कि 0 का देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भाज्य प्राप्त होगा वो आपके पास 1 प्राप्त हुआ है, जबकि जो शेषफल है वो आपके पास 1 प्राप्त हुआ है, जबकि जो भाज्य है वो आपके पास 0 प्राप्त हुआ है। तो जो भागफल होगा उस भागफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, जबकि जो आपके पास शेषफल प्राप्त हुआ है उस शेषफल को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपके पास जो नया भाज्य प्राप्त हुआ है वो है 16। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नया भाज्य बराबर 16 प्राप्त हुआ। अब आपके पास नया भाज्य 16 प्राप्त हुआ है, तो अब इसका हमें संशोधित भाज्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो संशोधित भाज्य इसका किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? नया भाज्य माइनस ध्वजांक कितना है आपके पास में? 2 है, इंटू जो भागफल है 0, यानी कि 2 इंटू 0, 16 माइनस 0 इक्वल टू 16। यानी कि जब भी किसी भी संख्या के साथ में 0 से इंटू किया जाता है तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो आपके पास जो संशोधित भाज्य प्राप्त हुआ है वो 16 है। तो इसके आगे तो आपके कुछ डिजिट है नहीं, तो हम यही मान सकते हैं कि जो आपके पास शेषफल होगा वो आपके पास 16 प्राप्त हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो आपके पास भागफल प्राप्त हुआ है वो 19 है, जबकि जो शेषफल है वो 16 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम
ध्वजांक विधि का उपयोग करके भागफल और शेषफल को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।